देखिए, सबसे पहले गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशिएट करने से पहले आपको इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म जहां पर आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करेंगे उसके बारे में जानकारी जरूरी है, सर बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस टेक्स्ट एडिटर एंड व्हाट इज द एक्चुअल कंपाइलर फॉर गो, बिकॉज इट इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सबसे पहले क्या है कि कम ब्राउजर में यू हैव टू टाइप गो एंड द फर्स्ट लिंक whatever link will is available, that is for go programming language. So whenever you type go, then you will get the link for the particular language through which you can download the software of go compiler. तो go compiler का सॉफ्टवेयर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ओपन सोर्स। तो ये ओपन सोर्स है, तो यू कैन इजीली डाउनलोड, नो नीड ऑफ एनी प्रायर लाइसेंस टू डाउनलोड द पर्टिकुलर compiler. So when we click on this Go programming language, then you will get the particular option get started and download. Get started and download. So whenever you click download, so you will get the compiler for the particular. When you so now see, when you click on downloads, you will get various installer, यानी Go compiler के लिए जो भी आपका इंस्टॉलर है वो यहाँ पर दिखेगा। अब आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, अगर विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं तो विंडोज के लिए यू क्लिक ऑन दिस। अगर एप्पल मैकेंटोस, अगर मैक ओएस है तो आपको यहाँ से क्लिक करना है। लिनक्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करना है। तो दीज आर द वेरियस। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? रिपीट सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to open the browser and type go. Whenever you type go, ठीक है ना, then the first link open for you, first link is available here, that is for Go programming language. So when you click on this particular, then you will get the particular home page. Here get started option and download option is there. So first of all, so whenever you want to download the compiler package, go package, then you just see here there are various this particular compiler supports various operating system. So according to your convenience. अरे ये अभी कितना सब दिख रहा है। Yes, कौन सा क्लास ज्वाइन किया है तुम? क्या? एक मिनट रुको। हाँ, बोलिए। पूछ रहे थे, बोलिए। कोई कुछ पूछ रहे थे? आवाज जा रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। सर आ रही है सर। ये तो बताइए, कुछ पूछ रहे थे? नो सर। तो ये सारे ऑपरेटिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको यूज करना है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है, उस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वंस यू डाउनलोड द पर्टिकुलर कंपाइलर, देन यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर, यू कैन यूज नोटपैड, ठीक है ना, सबलाइन टेक्स्ट, यू कैन यूज VS कोड ऑल्सो। तो VS कोड जब आप इंस्टॉल करेंगे तो VS कोड ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड होगा, तो
यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दूसरा चीज क्या है कि इफ यू डू नॉट गो लैंग्वेज गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है ना? हाँ बोलिए। हाँ यस, इट इज लॉन्च गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है ना? यस यस दिस सर प्रोग्राम। आवाज आपकी बहुत सर कम आवाज कम बहुत आ रही है। रिड्यूस हो रहा है सर आपका सर, आवाज क्या हो रहा है? बहुत रिड्यूस हो रहा है, लाउडली आवाज नहीं आ रही है। बहुत कम। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अभी सर सही है। तो बेसिकली अब ये एक चीज तो हो गया कि आप डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करेंगे तो गो कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे इंस्टॉलर, फिर उसके बाद उसको रन कराएंगे तो गो कंपाइलर आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा सिस्टम में। गो कंपाइलर इंस्टॉल्ड होने के बाद जैसे आप HTML का फाइल लिखते हैं नोटपैड या किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं, उसी तरह से इसका भी फाइल किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके आप टाइप करके .go से इसको सेव करना है। जैसे HTML को .html से सेव करते हैं, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फाइल आपका बनेगा वो .go से सेव होगा। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो। पहला चीज तो हुआ कि टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप प्रोग्राम को लिखने के बाद .go से सेव कर देंगे। .go से सेव करने के बाद यू नीड अ कंपाइलर। तो अगर गो इंस्टॉल्ड हुआ रहेगा आपके सिस्टम में तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आप टेक्स्ट एडिटर अगर आईडी यूज करेंगे तो वहां और टेक्स्ट एडिटर में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि टेक्स्ट एडिटर में आपको लिखने के बाद सेव करना है, लेकिन रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा। तो रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद क्या टाइप करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि ये तो एक ऑप्शन हुआ कि किसी टेक्स्ट एडिटर पर हम प्रोग्राम को लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ गूगल ने एक और ऑप्शन दिया है, गूगल ने एक प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, देन don't go for this download if you do not want to install it on your system. There is a particular play, तो play section है, either you click on this play section or you can use this playground, go to playground। तो play और playground दोनों में से किसी पर क्लिक करेंगे तो you will get the same interface on which you can run and you can write and execute your go प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी गो का कोड जो है वो इस प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपको जो है वो सारे कोड आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन। नाउ एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट वी हैव टू फॉलो, हियर आल्सो वी हैव टू फॉलो ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले हमको मेन पैकेज को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद जैसे आप हैश इंक्लूड कोनियो studio.h लिखते हैं सी में, C++ में IOStream और अदर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से FMT आपको यहाँ FMT इज द फॉर्मेट पैकेज। FMT के थ्रू ही हम जितना भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन या जो भी फंक्शन यूज करेंगे वो FMT के थ्रू करेंगे। तो FMT is your particular package through which the formatting is done inside the particular Go language. Now, as like any programming language, C और C++ में भी if there is no any function, still there is one function main। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन आप मेन पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि फंक्शन मेन के पहले फंक आपको ऐड करना होगा। तो फंक एंड मेन एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैस, पहला चीज। दूसरा FMT पैकेज के अंदर जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो FMT डॉट के साथ यूज करना है। दूसरा जो भी यहाँ फंक्शन है प्रिंटलन या मैथमेटिकल कोई फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, ऑल आर एक्सपोर्टेड। तो एक्सपोर्टेड फंक्शंस इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर। तो प्रिंटलन का P आपका हमेशा कैपिटल होगा, ये स्मॉल नहीं होगा। उसके बाद जैसे आप C++ में डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिखते थे, न्यू लाइन सीक्वेंसिंग यूज करते थे, एस्केप सीक्वेंसेस, वो सारे एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ भी काम करेंगे। ठीक है ना, टैब, न्यू लाइन, एवरीथिंग। नाउ अदर चेंजेस व्हाट कि यहाँ पर सेमी कॉलन आपको टर्मिनेशन के लिए नहीं लेना है। यू डोंट यूज सेमी कॉलन हियर व्हेनेवर यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ व्हाट इज गुड इन दिस पर्टिकुलर playground provided by the Google, here you can write or modify anything, whatever syntax we discuss one by one, you just change
hello, or you can ठीक है। अब यहाँ पर भी आप न्यू लाइन इसके अंदर भी लेंगे और प्रिंट एलन भी आपका न्यू लाइन का ही काम करता है। तो आइदर यू कैन यूज प्रिंट फंक्शन और प्रिंट एलन। प्रिंट फंक्शन में आपका कर्सर प्रिंट होने के बाद सेम लाइन में वेट करेगा, प्रिंट एलन में कर्सर नेक्स्ट लाइन को मूव कर जाएगा। तो दैट इज नाउ ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में आपको जिस तरह का ऑब्जेक्टिव यूज करना है वो ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि जैसे स्टूडियो, कोनियो, मैथ, कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग हेडर फाइल के लिए अलग अलग हैश इंक्लूड लिखते थे। यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है कि यू कैन यूज मल्टीपल पैकेज, यानी यू कैन इंपोर्ट मल्टीपल पैकेज विद बाय द हेल्प ऑफ सिंगल इंपोर्ट कीवर्ड। तो एक इंपोर्ट कीवर्ड के अंदर पैरेंथेसिस लेकर, यानी आप नंबर ऑफ पैकेज को ऐड अप कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने प्रोग्राम में करेंगे। जैसे मेन फंक्शन फंक से प्रीसीड है, उसी तरह से कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बनाएंगे तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आपका जो है फंक से जो है प्रीसीडेड रहेगा। तो जब जितना फंक्शन बनाएंगे, बाकी जो भी आपका स्ट्रेटजी C++ में है या C लैंग्वेज में आपने फॉलो किया है, वो सारा प्रोसीजर्स यहाँ पर भी सेम इम्प्लीमेंट होगा। कुछ चीज जो है C++ में जो था उसको यहाँ गो लैंग्वेज में एक्सक्लूड किया गया है, मतलब हटाया गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ आफ्टर राइटिंग एनीथिंग यू जस्ट क्लिक ऑन दिस रन and you will get the output of that particular part. That is welcome to Go programming language. Now we can use the same, आपका जो इंस्टॉलेशन सेम हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे अगर हम यहाँ सेम कोड को सपोज करो कॉपी कर लिए, देन अगर हम इस चीज को किसी एडिटर में यूज करना है, अगर सपोज करो कोई एडिटर यूज करते हैं। सर सबलाइम में यूज करके कमांड प्रॉम्प्ट में करेंगे CMD करके तो हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबलाइम भी है। सबलाइम एक मिनट, सबलाइम किए थे, इंस्टॉल नहीं किया। ठीक ठीक, सबलाइम में भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपका जो है, एक मिनट, तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा नोटपैड, यस, नोटपैड में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप HTML लिखते हैं, ठीक है। सर आपके इधर कुछ चल रहा है क्या? क्या एयर जैसा कुछ माइक? सर आपके माइक में कुछ खराबी है। माइक में खराबी है? सर आवाज आ रहा है, उसके साथ कुछ और नॉइज भी आ रहा है, जैसे कुछ चल रहा हो, मोटर जैसा, कुछ फैन जैसा। अच्छा, माइक है। यहाँ चूँकि D ड्राइव में रखे हैं, तो D ड्राइव में
go run and the file that is prog. यहाँ पर चूंकि इंस्टॉलर में हम लोग जो है VS कोड में इंस्टॉल किए हैं, तो VS कोड में अगर आप यूज करेंगे, एक बार क्लोज कर लीजिए, ठीक है ना। अलग से आपको इंस्टॉलर यहाँ एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सर वहाँ प्रोग्राम 1 लिखे थे, वहाँ प्रोग सिर्फ लिखे थे, इसीलिए अभी नहीं फाइंड किया होगा। प्रोग्राम 1 किए हैं क्या? यस सर, प्रोग्राम 1 करके Yes, सेव sir. किए थे। प्रोग्राम 1 किए थे, तो ध्यान में Yes, प्रोग्राम sir. ही किए थे। No, sir, program 1 था. हम्म। रन किया, थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। प्रोग्राम 1 ही था, ठीक है ना। तो यहाँ Yes, पर sir. आप नोट पैड में लिखिए, किसी भी एडिटर में लिखिएगा, आपका गो इंस्टॉल्ड होना चाहिए सिस्टम में। तो इंस्टॉल कहाँ से होगा वो चीज़ हम लोग देख लिए। इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे अभी हम गोलैंग नाम के फोल्डर के अंदर में ये एक फाइल प्रोग्राम जो है वो जो है लिखे, मतलब सेव किए। तो प्रोग्राम 1.go जो है ये आपका फाइल जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में था। तो रन करने के लिए गो रन और जो फाइल नेम हैविंग एक्सटेंशन गो, इतना करेंगे तो ये आपका प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट पर रन हो जाएगा, जो भी पर्टिकुलर होगा। यहाँ से या इसको आपको ये चेक करने के लिए इसको मिनिमाइज करके रखना पड़ेगा, और जब भी कोई मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन फाइल को भी ओपन करके रखेंगे, ठीक है। तो एडिटर आप कोई भी यूज करिएगा। यहाँ देखिए, चूंकि VS कोड में भी आपका जो है गो रन यहाँ इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर क्या है कि VS कोड में भी प्रोसेस समझ लीजिए। VS कोड सबके पास होगा क्योंकि पाइथन यूज कर रहे होंगे। यस सर है। हाँ, तो VS कोड में भी वही चीज़ करना है कि अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल अगर VS कोड के थ्रू करना है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन में एक बार चेक कर लेंगे। तो एक्सटेंशन में जाकर गो टाइप करेंगे, तो गो आपका ऑलरेडी यहाँ पर बताएगा। अगर आपका गो इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल्ड। यहाँ इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है इस सिस्टम में, तो गो यहाँ पर अनइंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप चेक कर लीजिएगा एक बार। दूसरा, इसके चेक करने के बाद एक चीज आपको और देखना है, कमांड पैलेट में अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने के ठीक बाद, ठीक है ना, कमांड व्यू में जाकर कमांड पैलेट में यहाँ पर आपको टाइप करना है गो। यहाँ पहले से गो इंस्टॉल दिख रहा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ हम दोबारा नहीं करेंगे, यहाँ ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। पहली बार आप जब करेंगे तो इसको एक बार चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, सारा चेक होगा, यहाँ ओके को क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ओके क्लिक कर देंगे तो ये सारा आपका जो है, जो भी टूल्स आपका जो है वो आपका गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंक्लूड हो जाएगा आपके इस IDE में, ठीक है ना। उसके बाद सेम फॉर्मेट यहाँ यूज होगा,
दूसरा कि कमेंट का जो है, जैसे आप C++ और C में लिखते हैं कमेंट, यहाँ पर भी आप / सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट सेम यूज होता है, ठीक है। तो पैकेज मेन इंक्लूड होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। देन इंपोर्ट fmt फॉर्मेट पैकेज, देन मेन के पहले फंक, एंड उसके बाद मेन के अंदर आपको जो है fmt के अंदर println फंक्शन यूज होगा। अब यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ देखिए, यहाँ पर आप पाथ है, पहले cls कर लेते हैं। टर्मिनल पर जब इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को VS कोड में, तो सबसे पहले इसका पाथ सेट करेंगे। क्योंकि ये C यूजर्स, ये आपका डेस्कटॉप का पाथ है, तो हम लोग सबसे पहले इसका CD या पहले D ड्राइव में जाएंगे, D:, और D:, के बाद फिर CD, जो फोल्डर गोलैंग, जरूरी नहीं गोलैंग, वो जो फोल्डर में आप रखे होंगे अपने प्रोग्राम को, उस फोल्डर में जाएंगे पहले, और उस फोल्डर में जाने के बाद अगेन वही कमांड गो रन एंड देन द फाइल, ये फाइल का नाम क्या है, प्रोग्राम 1 prog1 prog1 prog1.go, यहाँ पर करेंगे क्लिक। इसके लिए एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सर ये गिटहब क्या होता है, नहीं पता है मुझे। Will take some time. Yes. Now all tools successfully installed. Then Control S. फिर से ओपन करते हैं। अभी भी आवाज आ रहा है क्या कुछ कुछ? यस सर आ रहा है। यस सर, यस सर। सर आ रहा है सर थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रोसेस सेम है, इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो सर सबलाइम का यूज कीजिए। क्या क्या सबलाइम का सर कमांड एक क्या बार बोले? क्या कर सकता है सर? एक मिनट। सेम प्रोसेस है, आपको कमांड पैलेट में ही रन होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कर लेते हैं फिर उस इंटरफेस में। तो अब टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज कर सकते हैं आप, क्लियर है। गो को Yes, इंस्टॉल sir. कर लेंगे, यस सर। ठीक है ना। VS कोड यूज करेंगे तो उसके लिए आपको गो को चेक कर लेना होगा, उसके सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना होगा प्रॉपर्ली, चेक करके ओके करके, और उसके बाद आपको जिस डेस्टिनेशन में फाइल सेव है उसी डेस्टिनेशन से गो रन फाइल नेम से उसको रन करना है टर्मिनल पर जाकर, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले
गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जो है कंपेयर टू सी प्लस प्लस अगर देखा जाए तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी के बाद सी प्लस प्लस जैसे ही आया तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट द सी मोड एंड ओप्स फीचर्स इंक्लूजन ऑफ क्लास, ठीक है ना। हम वीडियो चेक कर रहे थे तो वहां देखे थे कि ओप्स कोमल कुमारी का क्वेश्चन था सी प्लस प्लस में कि ओप्स ही नया है इसमें। यस, ओप्स ही नया था, उसको हम सुन नहीं पाया था। तो ओप्स के चलते ही सी प्लस प्लस जो है ये ओप्स के चलते ही है, ठीक है ना। यानी कि ओप्स जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वो क्लास इंक्लूजन से ही आपका ये ओप्स का फीचर्स इंक्लूड हुआ, क्योंकि क्लास है तो सारे फीचर्स आपके हैं। क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डेलीगेशन है, ठीक है ना। तो एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is included once the class is included in the programming language। लेकिन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इस गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी क्लास को एक्सक्लूड कर दिया गया है। नॉट ओनली क्लास, some more features are also excluded, we just discussed that one। so before that we just take the introduction part of the go programming language। तो ईयर 2007 में 3 लोगों ने इसको मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया था, रॉबर्ट ग्रिन्सिमर, रॉब पाइक और केन थॉमसन। ये 3 लोग थे। केन थॉमसन का नाम पहले भी आप जानते होंगे किसी सी लैंग्वेज में सर। कौन सा यस सर। सर बी लैंग्वेज इन्होंने डेवलप किया था। बी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन। तो दैट्स व्हाई द फीचर्स ऑफ सी सी प्लस प्लस इज आल्सो इंक्लूडेड इन गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज में भी आपको वो सारा चीज दिखेगा जो सी सी प्लस प्लस में आपने किया है, बट वे ऑफ राइटिंग जैसे चेंज हो जाएगा। जैसे आप अगर ट्रूथ टेबल की बात करते हैं और उसी समय में फिर आप के मैप की बात करते हैं, तो ट्रूथ टेबल का सारा सिनेरियो यूज किया हुआ है के मैप में, लेकिन के मैप में एक अपना ऑब्जेक्टिव, अपना वे ऑफ स्टंट यूज किया गया है कि हम के मैप में ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देंगे, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। कर्नप ने इसको किया। तो यहाँ पर भी मोर और लेस सारे फीचर्स जो सी सी प्लस प्लस के हैं वो मोर और लेस लिखने का तरीका, ये सारा चीज सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है कि ये जस्ट अपोजिट रिवर्स वर्जन में यूज किया गया है, यानी कि हमारा जो डिक्लेरेशन सेक्शन भी है वो भी थोड़ा सा रिवर्स है। तो दूसरा कि आपका ये जो लैंग्वेज है ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ स्टैटिकली और डायनेमिकली में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? सर स्टैटिकली मींस केस सेंसिटिव सर, जो उसका सिंटेक्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर ये है कैपिटल स्मॉल जैसे जो चीज है वो चीज वैसे ही आपको यूज करना है, और दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, सी प्लस प्लस इसको बोल रहे हैं, सी प्लस प्लस को ही फॉलो किया गया है। तो सी प्लस प्लस अगर अलग से बोलते हैं तो सी तो ऑलरेडी इंक्लूड उसमें हो ही जाता है, तो इसलिए केस सेंसिटिवनेस जो है वो सी लैंग्वेज को फॉलो करके हो रहा है। दूसरा कि सी सी प्लस प्लस में जो ड्रॉबैक है मेमोरी स्पेस का, वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, उसको यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर के रूप में ओवरकम कर दिया गया है, जो जावा में भी किया गया है। तो सी सी प्लस प्लस के बाद गार्बेज कलेक्शन और डायनेमिक टाइपिंग कैपेबिलिटी, ये सारा वेरिएबल लेंथ ऑफ एन एरे, यानी एरे का जो वेरिएबल लेंथ हो सकता है, मल्टीपल डेटा भी आपका एरे में आप रख सकते हैं जैसे आप पाइथन में भी रखते हैं, तो वो सारा फीचर्स इसमें इंक्लूड किया गया। 2007 के बाद इसको गूगल ने लॉन्च किया अपने गूगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, गूगल प्रोडक्शन सिस्टम्स में वेरियस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए 2009 में गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया गूगल ने। और इसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लास का कोई इंक्लूजन नहीं है। तो इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग को माइंडसेट में लेकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। सर सिस्टम प्रोग्रामिंग मींस व्हाट? यस, सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब सर? सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब कि इंटरनली आप हार्डवेयर रिसोर्स, लो लेवल आप बोल सकते हैं, एक तरह से लो लेवल प्रोग्रामिंग को कंसीडर करते हुए सी को भी बेसिकली उसी के लिए ज्यादा फोकस किया गया है। सी का भी यूज ज्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग में हुआ है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा चीज डेवलप करने, कंपाइलर डिजाइन सर। हाँ, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा चीज डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पर भी सिस्टम प्रोग्रामिंग को, क्योंकि इसके जो डेवलपर थे वो मोर और लेस वो उन्हीं उसी एरिया से रिलेटेड थे, तो उनका कंसंट्रेशन सिस्टम बेस्ड, सिस्टम प्रोग्रामिंग बेस्ड जो आपका उनका जो है
कॉन्सेप्ट ज्यादातर इसमें यूटिलाइज हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर्स क्या क्या इंक्लूड हुआ। तो अब C++ के से कोरिलेट कर रहे हैं, तो एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इस पॉलीमॉर्फिज्म को में दो तरह का जो है बाइंडिंग होता है, एक रन टाइम और दूसरा कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम। रन टाइम बाइंडिंग क्या होता है? रन टाइम बाइंडिंग मतलब कि बाइंडिंग अकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग, ठीक है ना? Yes. और यू कैन से डायनेमिक बाइंडिंग ऑल्सो। तो रन टाइम, लेट बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Compile time polymorphism contains in C++ you get the concept that कि compile time polymorphism में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसको जावा में आप मेथड बोलते हैं फंक्शन को, तो Yes, मेथड sir. ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों तरह का ओवरलोडिंग को इसमें क्या किया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह से ना मेथड ओवरलोड होगा ना ऑपरेटर ओवरलोड होगा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो फीचर्स गो प्रोग्रामिंग में आपका जो है फॉलो नया फीचर डाला गया, तो इन्वायरमेंट अडॉप्टिंग पैटर्न। इन्वायरमेंट अडॉप्टिंग पैटर्न का मतलब कोई बताएंगे? कौन सा ओएस यूज कर रहा है सर, उसमें वो अपने आप हो जाएगा। यस सर कौन सा प्लेटफॉर्म या सर जैसे कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं वो अपने आप उसके हेतु सर वो कर हाँ लेता होगा। इसीलिए क्योंकि हर तरह के प्लेटफॉर्म पर ये रन कर रहा है ना? तो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सर। यस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सर। यस बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोर और लेस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना? कंपाइलेशन, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है तो कंपाइलेशन इज वेरी फास्ट, ठीक है ना? दूसरा ये इनबिल्ट कॉन्करेंसी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कॉन्करेंसी सपोर्ट मींस लाइट वेट प्रोसेस इज कॉन्करेंटली सपोर्टेड बाय दिस लैंग्वेज। अब लाइट वेट प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा? Threads, आपके प्रोग्राम में जो सब रूटीन या इंटरफेस या टाइप एम्बेडिंग यूज हो रहा है, ये सारे आपके लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड आगे आप जावा में पढ़ेंगे, थ्रेड, ठीक है ना? तो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि आपका जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये सब आपका क्या इंटरनली प्रोग्राम में कॉन्करेंसी को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। कॉन्करेंट आपका प्रोग्राम जो है कॉन्करेंटली वर्कआउट करे, तो वो सारा फीचर्स यहाँ पर भी इंक्लूड है एज लाइक द प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि यहाँ पर कुछ चीज जो है आपका एक्सक्लूडेड है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब कि इसको गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं रखा गया है, इसको वेटेज नहीं दिया गया, इसको हटा दिया गया है। तो C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट में आवाज कम हुआ कुछ? अब नहीं आ रहा है सर। क्लियर है सर अभी। तो सपोर्ट फॉर टाइप इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है, यानी कि ये सपोर्ट आपका जो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको कंटिन्यू नहीं किया गया है। जैसे जावा जब आप पढ़ेंगे तो जावा में भी कुछ फीचर जो C++ का एक्सक्लूड किया गया है, जैसे फ्रेंड मल्टीपल जो है C++ में यूज किया गया, लेकिन जावा में उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। फ्रेंड कीवर्ड को, फ्रेंड फंक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम को, कोड को इनसिक्योर, डेटा को इनसिक्योर सिक्योरिटी की तरफ ले जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी फ्रेंड इज द बिगेस्ट एनिमी, ठीक है ना? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो है फ्रेंड ही होता है। You can share or give privilege to access the private data to your friend. तो in C++ जान स्टूस्टअप ने ये कॉन्सेप्ट लाया कि फ्रेंड, और जो फ्रेंड का कॉन्सेप्ट लाया तो उसी फ्रेंड के कॉन्सेप्ट में उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है ऑब्सोलीट भी हो रहा था। यानी कि आपका जो फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है कि वो प्राइवेट एक्सेस स्फीयर के अंदर यानी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। और एक तरफ से स्टूस्टअप ने ये बोला कि आपका जो है C++ में जो डेटा है वो प्राइवेट मेंबर होगा, बाय डिफॉल्ट जो भी मेंबर होगा, चाहे वो डेटा हो या फंक्शन, वो प्राइवेट होगा, तो वो आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। तो डेटा हेडिंग फीचर सपोर्ट कर रहा है। और एट द सेम टाइम अगर आप फ्रेंड यूज कर रहे हैं तो उसी क्लास का जो कोई फ्रेंड फंक्शन है तो उसके प्राइवेट डेटा को भी वो डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि वो फ्रेंड है, बट इट इज a non-member function of that class. It is not a member function of that class, because friend function
जैसे ही फ्रेंड कीवर्ड लग गया कोई फंक्शन के पहले, तो दैट बिकम द नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, स्टिल इट इज मेंबर ऑफ दैट क्लास। वो नॉन मेंबर होते हुए भी आपके क्लास का मेंबर फंक्शन के रूप में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए क्योंकि जैसे आपका मेंबर फंक्शन प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, उसी तरह पब्लिक में डिक्लेयर होने के बाद उसी तरह से आपका फ्रेंड फंक्शन भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड को जावा में हटा दिया गया कि फ्रेंड का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए, क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम यहाँ पर इशू जा रहा है। तो उसी तरह से इनहेरिटेंस को यहाँ पर जो है एक्सक्लूड कर दिया गया। मेथड या ऑपरेटर, फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, जो भी होगा रन टाइम में होगा। ठीक है सर। हाँ सर ये ऊप्स को सपोर्ट नहीं ना करता है? नहीं नहीं, तो सर ये मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है ना सर? इनहेरिटेंस भी उसका पार्ट है। यस सर, तो वो भी तो इसमें नहीं ना हो कर सकते हम लोग गो लैंग्वेज में? कौन कौन? इनहेरिटेंस का यूज करेंगे सर? नहीं तो बोल तो रहे हैं सपोर्ट फॉर टाइप इनहेरिटेंस एक्सक्लूडेड, ऊपर में अच्छा। फीचर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब कि इसको हटा दिया सर गया है। इसको C++ से कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से इन फीचर्स को डिक्लेयर हम लोग डिस्कस हाँ, कर रहे हैं अभी। क्योंकि C++ को बेस करके ही लैंग्वेज बनाया गया ये, क्योंकि Okay, C++ में C का कॉन्सेप्ट लिया गया और उसमें उप्स का फीचर्स को इंक्लूड किया गया। तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी चीज को फिर से हटा दिया गया, उप्स के कुछ फीचर्स को हटा दिया गया, ठीक है ना, क्लास का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, ठीक है, और जेनेरिक प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ेंगे C++, तो उसमें जो फंक्शन ओवरलोडिंग आप कर रहे हैं, एक्चुअली सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का? फंक्शन जो ओवरलोड करते हैं वो 2 पॉइंट पर करते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप। डेटा टाइप। कोई भी एक फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ? एक ही नाम के फंक्शन को नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट सेट ऑफ आर्गुमेंट और डेटा के लिए यूज किया जाए। तो सबसे मेजर चैलेंज क्या लगता होगा आपको, क्या होता होगा इसमें? आप यूज नहीं किए फिर भी बता सकते हैं सर। इसको सर्च करने में सर, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो या तो पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर्स या उसके टाइप के आधार पे सर्च। हाँ, दूसरा कि आप यूजर को डिलिमिट नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम आपका लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। यूजर ऐसा हो सकता है ना कि आप 3 नंबर ऑफ आर्गुमेंट के लिए प्रोग्राम में फंक्शन इंक्लूड किए हैं, यूजर चाहता है कि 4 पैरामीटर हम लें। अब 4 पैरामीटर के लिए आपने कोई प्रोसीजर लिखा ही नहीं, तो अब ये लिमिटेड हो गया, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लिमिटेड हो गया प्रोग्राम। यस सर। दूसरा कि डेटा टाइप वेरिएशन ला सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप, मल्टीपल डेटा टाइप, उसके बेसिस पर कंपाइलर आपका जो है कंपेयर करता है और उसको सेट करता है कि इस पर्टिकुलर कॉलिंग का जो है सॉल्यूशन इस फंक्शन से होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस जो है जेनेरिक डेटा टाइप, यानी कि जेनेरिक टाइप पैरामीटर लाइक टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं। तो C++ में टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है कि वी कैन यूज टेम्पलेट इन क्लास एज वेल एज फंक्शन, and that is termed as class template and function template. And now what is the benefit of this template? कोई बता सकते हैं? यस सर। सर एक बेनिफिट भी है। यस सर, टेम्पलेट कीवर्ड यूज करने से सर होता है ना कि हम लोग किसी भी डेटा टाइप वाले हैं वो C++ पढ़े होंगे। हाँ सर, किसी भी टाइप का डेटा टाइप लिखेंगे तो सर टेम्पलेट अपने आप से उसको अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है कि वो किस चीज का आकर, जैसे हम इंटीजर देंगे तो वो इंटीजर कर देगा अपने आप को, फ्लोट होगा तो वो फ्लोट कर लेगा। तो जैसे क्लास में अगर इंटीजर डिक्लेयर कर दिए तो इंटीजर आपको मेन में भी इंटीजर पास ही करना होगा। अगर क्लास में फ्लोट डिक्लेयर कर दिए तो फ्लोट पास करना होगा। लेकिन जब जेनेरिक टाइप पैरामीटर यूज करेंगे टेम्पलेट टाइप, तो टेम्पलेट पैरामीटर हम लेंगे इन प्लेस ऑफ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी आपका डेटा टाइप है। तो जिस तरह का डेटा आप उसको भेजेंगे, टेम्पलेट ऑटोमेटिकली उस डेटा टाइप में उस पर वर्कआउट कर लेगा। दैट इज द एडवांटेज। अब ये चीज आप सिंगल डेटा टाइप में भी कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप में भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का C++ में ही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरह से टेम्पलेट के फॉर्म में मिला। कि आपका जो फंक्शन ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप तय करना, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चैलेंजिंग इशू था, जिसको टेम्पलेट पैरामीटर यूज करके हम लोग सॉल्व आउट कर लिए। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग का सपोर्ट भी एक्सक्लूड कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो टेम्पलेट टाइप पैरामीटर इज एक्सक्लूडेड इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एट द सेम टाइम पॉइंटर अरिथमेटिक इज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पॉइंटर अरिथमेटिक आपको पता है,
यस सर, पॉइंटर में सर अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना बिल्कुल। ताकि हम नेक्स्ट या हाँ। प्रीवियस एड्रेस को एक्सेस कर हाँ, सकें। तो पॉइंटर अरिथमेटिक, अब जैसे अभी हम लोग बोले कि सम नाम का कोई फंक्शन बनाएंगे तो 2 इंटीजर ले लिए, 3 इंटीजर ले लिए, इंटीजर फ्लोट ले लिए, तो अब यूजर जब इंटीजर फ्लोट पास करेगा तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा, जब 2 इंटीजर करेगा तो पहले वाले फंक्शन को कॉल करेगा, 3 तीन इंटीजर वाला लेगा तो तो ये। ये। अगर यूजर 4 इंटीजर ले लिया तब तो फंक्शन नहीं है मेरे पास, नो सर। तब उस केस में आपका जो है यहाँ डिलिमिटेशन हो गया, तो उस केस को टेम्पलेट के थ्रू हम लोग हैंडल कर सकते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है कि आपका कोई भी पॉइंटर, यानी सी और सी प्लस प्लस में हम लोग देखे कि अगर कोई भी पॉइंटर इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है उसके एड्रेस को, तो पॉइंटर अरिथमेटिक में पॉइंटर में क्यू, क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 2 जब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप इसका जो है नेक्स्ट एड्रेस आपका चेंज होता जाता है। यानी कि अगर 1000 है तो 1000 के बाद 2, 1002, 1004, 1006, ये अकॉर्डिंग टू इंटीजर, because this pointer contains the address of integer data variable, that's why the 2 byte is used in a pointer arithmetic। अगर ये float वैल्यू को रखता तो 4 बाइट आपका इंक्रीमेंट पॉइंटर अरिथमेटिक में यूज होता। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो एंड कर दिया गया, ठीक है ना। तो नाउ रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो, एक मिनट, सब पॉइंटर अरिथमेटिक को डिलिमिट इसलिए किया गया सर क्योंकि कंपाइलर टू कंपाइलर डेटा टाइप का साइज वेरी करता है, इस वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है जो चूंकि फर्स्ट क्लास है, तो आप पहले ये एक बार सारा व्यू करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो जस्ट टेक अ टूर, ठीक है ना, एवरी स्टूडेंट जस्ट टेक अ टूर and ओके click सर। on the take off tour and 1 by 1 just go through the entire one, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक एक करके पहले एक बार खुद से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग स्मूथली इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि एवरीवन नो। अब यहाँ पर क्या है, टेक ए टूर करने से पहले सबसे पहला चीज तो आपको फर्स्ट लाइन आपका जो है फॉर्मेट जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। व्हेन यू क्लिक ऑन रन यू विल गेट द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो प्रिंट एलएन और प्रिंट का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट इसको रीड करते जाना है आपको, है। नेक्स्ट अब क्या क्या आपका जो है मॉडिफिकेशन हुआ है इस लैंग्वेज में, जो अभी हम लोग बता रहे थे वो एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट सबसे पहला चीज कि आप यहाँ पर हैश इंक्लूड के जैसा नंबर ऑफ हैश इंक्लूड लेने का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप एक ही इंपोर्ट के अंदर बहुत सारा पैकेज को इंक्लूड कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे फॉर्मेट पैकेज, टाइम पैक, ये दो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं टाइम के लिए। तो ये दोनों चीज को हम एक ही साथ दिखा सकते हैं, अलग अलग इंपोर्ट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो व्हेन यू जस्ट चेक आउट ऑल्सो, इसको रन करके भी देख लेंगे आप, ठीक है ना, टाइम शेड्यूल सारा चीज। देन ये आपका नेक्स्ट आगे पैकेज बढ़ेंगे, ठीक है ना। पैकेज क्या होता है, यू जस्ट गो थ्रू दैट 1 by 1 बिकॉज इट इज अवेलेबल विद द पर्टिकुलर गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यू जस्ट गो थ्रू द पैकेज। तो पैकेज में यू जस्ट गो थ्रू व्हाट इज पैकेज। तो एवरी गो प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ पैकेजेस। प्रोग्राम्स स्टार्ट रनिंग इन पैकेज मेन। तो इसलिए पैकेज मेन को आप सबसे पहले इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम में देखिए एफएमटी और मैथ रैंडमली आपका जो है कोई पर्टिकुलर नंबर कोई सीक्वेंस से जनरेट करना है, तो यहाँ 2 पैकेज आपका एक साथ इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ जो कुछ भी किया जा रहा है उस चीज को आप स्टेप चेक भी कर लेंगे कि एक्चुअल में रन करने पर आउटकम किस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। तो यू जस्ट चेक आउट माय फेवरेट सिंपली 1 इज प्रिंटेड हियर बिकॉज 1 से 10 के बीच में कोई रैंडमली आपको प्रिंट करना था। Similar 1 by 1 you just go through the imports. What is the method why we use imports? तो imports के यूज हम ऐसा सिर्फ 2 लाइन में भी कर सकते हैं, यानी एफएमटी और मैथ के लिए 2 लाइन में भी इंपोर्ट लिख सकते हैं। लेकिन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सीक्वेंसिंग है, ये प्रिविलेज दिया गया है कि आप पैरेंथेसिस के अंदर नंबर ऑफ पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पैकेजेस इंपोर्टेड विद इन द पर्टिकुलर। तो जस्ट सी दिस वन। हेलो सर, हाँ बोलिए।
पैकेज मेन का यूज क्यों किया गया है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में? पैकेज मेन का यूज किया गया है कि आपके प्रोग्राम में अगर कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो मेन फंक्शन, एटलीस्ट एक मेन फंक्शन तो होगा। तो मेन फंक्शन के लिए मेन पैकेज होना जरूरी है। तो इस मेन फंक्शन को लिखने के लिए इस मेन के अलावा भी बहुत सारा फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो वो सारे फंक्शन को आप एक एक करके देख सकते हैं। सर FUNC उसका कीवर्ड है गया ना सर, फंक्शन को डिनोट करने के लिए। हाँ, FMT आपका हाँ फॉर्मेट पैकेज को रिप्रेजेंट करता है। नो सर, FUNC। हाँ FUNC, कोई भी फंक्शन मेन फंक्शन हो या कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो फंक से प्रिसीडेड होगा। यानी कि अगर कोई ऐड नाम का या सम नाम का फंक्शन भी बनाएंगे तो वो भी आपका फंक कीवर्ड से होगा। जैसे कोई एक फंक्शन यहाँ बनाते हैं फंक सम, और फंक सम में सपोज A, B, ठीक है, और यहाँ रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न अब यहाँ एक फंक्शन आप बनाए फंक्शन AB। अब यहाँ देखिए A B दोनों को कम, अगर एक ही डेटा टाइप है तो एक ही साथ भी लिख सकते हैं और दोनों को इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें डेटा टाइप जो है वेरिएबल पहले लिखते हैं, डेटा टाइप बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेटा टाइप और वेरिएबल में यहाँ पर डिफरेंसेस होगा। तो रिटर्न A + B, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, FMT में इसको कॉल कर लेंगे प्रिंट, और यहाँ पर सम, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू सपोज 2 और 5 डाल दिए। सर ऊपर में फ्लोट 32 क्यों लिखे हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस से पहले? फ्लोट 32, फ्लोट उसके 64, बाद ये आपका डेटा टाइप है। सर उसके बाद जो एक बार लिखे हैं, ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हैं ना। सब अच्छा कुछ उल्टा होता है इसमें। जैसे लिखते हैं ना इंट सम इंट AB, तो इसका जस्ट इंट को ले जाइए उधर, तो ये आपका जो है रिटर्न टाइप हो गया। ये हो गया डेटा टाइप, A और B दोनों का सेम डेटा टाइप है। इसको आप पैरामीटर। इंडिविजुअली, जैसे वहां लिखते थे इंट A, इंट B, तो यहाँ पर भी फ्लोट 32A फ्लोट 32B लिखना था, लेकिन यहाँ पर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग रिवर्स लिखते हैं, मतलब कि वेरिएबल पहले लिखते हैं, डेटा टाइप बाद में बताते हैं। तो अगर सेम डेटा टाइप है तो उसके लिए एक डेटा टाइप मेंशन करेंगे, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट, देखिए मैं सर तो 2 बार फ्लोट क्यों लिखे? यस, 2 बार फ्लोट क्यों लिखे? वो डेटा टाइप है। सर 2 बार, एक तो हो गया AB के लिए हो गया सर। math.py, अच्छा हाँ, math.py यहाँ जो लिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इस पाई को हमेशा कैपिटल में लेना होगा, ठीक है। math.py, जो भी आपका एक्सपोर्टेड जो आपका फंक्शन जो है वो देख रहे हैं ना, पाई का वैल्यू 3.14 है। अब ये देखिए, इसीलिए केस सेंसिटिव है, P अगर स्मॉल होगा तो रन नहीं करेगा। यस P आपका जो है ये कैपिटल होना चाहिए। और 2 और 5 देखिए, यहाँ पर जो डेटा टाइप लिए, अब ये यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोविजन है फ्लोट 32 और B फ्लोट 32, ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों को, और दोनों को कंबाइंडली भी लिख सकते हैं। अगर सेम डेटा टाइप है तो कंबाइंडली लिखेंगे। अगेन यू रन, यू विल गेट द सेम आउटपुट। तो ये एडवांटेज है कि अगर सिमिलर डेटा टाइप हो तो उसके लिए एक ही डेटा टाइप से हम काम चला सकते हैं। दूसरा कि जितना भी फंक्शन आप बनाएंगे, चाहे मेन फंक्शन तो है ही, मेन फंक्शन के अलावा जितना भी फंक्शन होगा वो सारे फंक्शन जो हैं
वो आपका फंक से प्रीसीडेड होंगे। क्लियर है? Yes, तो sir. फंक्शन है बहुत। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इसको एक बार आप क्विक रिव्यू सर, करिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है वन बाय वन हेलो टॉपिक सर। वाइज टॉपिक जो है सेगमेंट डिस्कस करेंगे।